इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25, ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ इन द सिलेबस ऑफ इंटरमीडिएट। इसका फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है ना। इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब मैटर ये आ रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर थोड़ा बहुत तो हमको भी समझ में आता। क्या समझ में आ रहा कि सर जैसे कोई कंपनी है तो इनको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाती है साल के आखिरी में, एज ऑन 31 मार्च, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, या प्रॉफिट एंड लॉस एज ऑन 31 मार्च, या कैश फ्लो स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च, तो बनाती ही होंगे। लेकिन अभी क्या ट्रेंड निकला नया कि 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर, ऐसे अलग अलग क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट या सेमी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए? बस यही सब चीजों के ऊपर में अपन थोड़ा सा AS 25 की राय लेते हैं और फिर बाद में और क्वेश्चनिंग पूछूंगा। टाइमली एंड रिलायबल इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंप्रूव्स द एबिलिटी ऑफ इन्वेस्टर्स, creditors, lenders and others to understand an enterprise capacity to generate earnings and cash flow, its financial conditions and liquidity। और अच्छे से बताता क्या हुआ, मैंने कंपनी ने एक प्रोस्पेक्टस इशू किया, उसमें बोला कि हम लोगों से 500 करोड़ रुपए जमा कर रहे हैं और हम ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट में लगा रहे और ये हमारे प्रोजेक्टेड कैश फ्लो है, ऐसा ऐसा हम कमाएंगे, ऐसा ऐसा इन्वेस्ट करते जाएंगे, ऐसा ऐसा कमाते जाएंगे। अब इन्होंने जो वादे वगैरह करे हुए हैं वो सही है कि नहीं है, ये कैसे मालूम पड़ेगा? सर 1 साल रुक जाओ, सब मालूम ही पड़ जाएगा। अब जिसने पैसा इन्वेस्ट करा है उसके अंदर में या जो करना चाहता है उनको इनके वादे सही है कि नहीं है। अगर इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्वार्टरली अगर मिलते रहा कि ये ड्यूरिंग 3 मंथ्स इन्होंने कितना एसेट्स और लाइबिलिटीज में एंड व्हाटएवर एसेट्स में इन्वेस्ट किया, कितना इनका कैश फ्लो हुआ, जैसा उन्होंने बोले थे वैसा आ रहा कि नहीं आ रहा, ये कब मालूम पड़ेगा? अगर इन्होंने कुछ डिस्क्लोज किया तो किसने? कंपनी मैनेजमेंट ने। डिस्क्लोज कैसे करेंगी? थ्रू देयर स्टेटमेंट्स, थ्रू देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिवन इन बिटवीन द ईयर आर कॉल्ड एज इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हमारी इंप्रूव होगी। एबिलिटी timely and reliable interim financial improves the ability of investor, creditors and lenders and others to understand the enterprise capacity to generate earnings and cash flows। ये सब चीजों के लिए जरूरी था। एनीवेज फिर अब क्या होगा? AS 25 क्या बोलता फिर? सर फिर AS 25 का क्या रोल है? AS 25 क्या बताता हूँ सर? AS 25 बताता हूँ कौन कौन से कंपनीज को AS 25 अप्लीकेबल है, और AS 25 बताता हूँ कि इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब कब बनाना चाहिए, 3 महीने से या 6 महीने नहीं। AS 25 डजंट मैंडेट, ये AS 25 का काम ही नहीं है काय के बारे में बताने के बारे में कि कौन क्या, देखो क्या लिखा है। AS 25 doesn't mandate which enterprises should be required to present interim financial reports and how frequently or how soon after the end of an interim period। AS 25 ये बताता ही नहीं। अब मेरे को जब ये चीजें मैंने पढ़ी तब तो मेरे को एक MCQ ध्यान में आया। क्या MCQ होगा कि which of the following suggest which company should prepare the interim financial statement? Who suggests that the which company should follow the interim financial statement? फिर ऑप्शन A AS 22 accounting for taxes, AS 25 interim financial, AS 25 interim financial statement, AS 28 impairment of asset, और D none of the above। पुट्टा क्या लिख के आएगा? Who suggest? B AS 25। अरे भाई मेरे पर AS 25 डजंट मैंडेट ना, AS 25 बताता ही नहीं कि कौन सी कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर दी अकाउंटिंग इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFR। सर फिर कौन बताता? बेटा स्टैट्यूट बताता, लॉ बोलता, हमारा कंपनी लॉ बोलता कि कंपनी ने हर क्वार्टरली या फिर सेमी एनुअली इंटरिम IFRs बनाने चाहिए। और अगर आपको IFR बनाने हैं, अब मेरे ICAI ने क्या किया, फिर जिन जिन कंपनीज को IFRs रिप्रेजेंट करना है या डिस्क्लोज करना है या बनाना है तो उनको AS 25 लागू किया। AS 25 ने नहीं बोला कि कौन सी कंपनी को IFR देखो बहुत सिंपल लैंग्वेज है। AS 25 doesn't mandate which enterprise should be required to present interim financial report, how frequently or how soon वगैरह वगैरह वगैरह। देन क्या, if an enterprise is required to elect, if an enterprise is required or elect to prepare and present an interim financial report, it should comply with this accounting standard, जिसको applicable है क्या? IFR। उन्होंने AS 25 की मदद लेना चाहिए। यानी मेरे हिसाब से क्या समझ में आया कि एक पर्टिकुलर कंपनी MR लिमिटेड है, इसने अगर सपोज इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाया तो इट इज अ वायोलेशन ऑफ AS 25? नहीं।
अगर आईएफआर नहीं बनाया तो एएस 25 का वायलेशन नहीं है, पर अगर इसने आईएफआर बनाया लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 के हिसाब से नहीं बनाया तो देन इट इज वायलेशन। अगर आपको अप्लीकेबल है तो एएस 25 के हिसाब से बनाओ। अब वैसे थियोरेटिकल पार्ट है, इसका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, पर मेरे को जितनी जगह पे देखा, जितनी जगह पे पढ़ा, हर जगह पे ये ध्यान में आया कि ये वाले पैराग्राफ के ऊपर में ताकत ताकत से हर एक ने बोला है, समझाया है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि पहला पहला प्यार है, तो इस साल इस पर एक आधा एएस ऑब्जेक्टिव्स डाल देंगे। मैं तो डालूंगा टेस्ट में, आपको ही डालो मत डालो। डेफिनेशन, इंटरिम पीरियड यानी क्या होता है? इंटरिम पीरियड इज अ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड शॉर्टर देन अ फुल फाइनेंशियल ईयर। इंटरिम पीरियड यानी साल भर 12 महीने का जब रहता है उसको बोलते हैं एनुअल, और उससे कम रहा 6 महीने का, 3 महीने का, तो इंटरिम। लेकिन फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रांजैक्शन, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन ऑफ एन एंटरप्राइज, इट्स एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड में भी शॉर्टर देन अ फाइनेंशियल ईयर। अगर पहला ही साल है, इनकॉर्पोरेटिव कंपनी हमारी 1 अक्टूबर को ही दिवाली के दिन, और उसके बाद उसने 6 महीने का पीरियड बनाया, 6 महीने का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, तो उसको अपन एएफआर बोलेंगे क्या? नहीं सर, क्यों नहीं? लेस देन 1 अकाउंटिंग ईयर, 6 महीने का बनाया होगा तो बेटा पहले साल में नहीं आएगा वैसा, पर बनाने वाले बनाएंगे 3-3 महीने की भी क्वार्टरली, पर लेस देन 1 ईयर है इसलिए उसको एएफआर बोलना जरूरी नहीं है इफ इट इज द फर्स्ट ईयर। ये क्या हो गया? एक प्रकार का एक्सेप्शन। इन सच ए केस दैट शॉर्टर पीरियड नॉट कंसिडर्ड एज एन इंटरिम पीरियड। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट यानी क्या? अरे यार, इंटरिम पीरियड के लिए जो बनाए गए स्टेटमेंट्स है, इंटरिम पीरियड के लिए जो भी फाइनेंशियल मीन्स फाइनेंशियल रिपोर्ट कंटेनिंग आइदर अ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अ सेट ऑफ कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एन इंटरिम पीरियड। ये ध्यान दो, ये वर्ड्स को उड़ा दो। बोला कौन से वर्ड्स को उड़ा दो? ये वाले, कंप्लीट सेट और कंडेंस्ड। अपने लिए काम का इतना ही है, मीन्स अ फाइनेंशियल रिपोर्ट फॉर एन इंटरिम पीरियड। बस व्हाट इज इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट? इट मीन्स अ फाइनेंशियल रिपोर्ट फॉर एन इंटरिम पीरियड। छोटे छोटे पीरियड के लिए जो बनाया गया वो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। और ये 2 तरीके से बनाए जाते, एक कंप्लीट सेट हो सकता और एक कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो सकता। यानी क्या? अरे यार घाई कितनी, आपको बता रहा ना एक एक करके। फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी क्या? इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या रहना चाहिए? यानी क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन ये है कि जैसे अपन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं कि शीट यानी बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट है, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, कंपैरेटिव्स, फिर प्रॉफिट एंड लॉस का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है अपना, इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम, और फिर वो उसके अंदर में आता है स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, पर रॉ परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, और फिर उतना सारा। अच्छा, बैलेंस शीट में भी रहता करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, फिर नॉन करंट एसेट में अलग अलग हेडिंग्स, फिर सब हेडिंग्स, फिर सपोज हेडिंग के अंदर में इंटेंजिबल टेंजिबल एसेट या पीपी, तो पीपी के अंदर में फिक्स एसेट, ये वो बापा बापा बापा। तो उतने ही तहे दिल से बनाना पड़ेगा। देखो सर, बनाना है तो पूरा ही बनाओ, नहीं तो बनाए ना। नहीं, इसने क्या बोला एस 25 ने? फॉर्मेट ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट शुड बी एज पर एस 25। जैसा एस 25 ने बोला वैसा लगेगा। अरे हाँ, तो वही तो पूछ रहे एस 25 क्या बोलता। बट इफ स्टैच्यूट और लॉ रिक्वायरिंग आईएफआर, जो लॉ ने या जो स्टैच्यूट ने बोला कि आपको इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाना है, अगर उन्होंने नया कुछ फॉर्मेट दिया होगा तो एस 25 बाजू में। अरे जो लॉ ने बोला कि आईएफआर बनाओ, उन्होंने उनका फॉर्मेट दिया है तो उसके हिसाब से बनाओ ना। हमारा एएस 25 कब आता? अगर कोई लॉ ने या स्टैट्यूट ने बोला आईएफआर बनाओ तो फिर हमारा एएस 25 बोलता कि बेटा ऐसे ऐसा आईएफआर बना। लेकिन जो लॉ या जो स्टैट्यूट ने बोला आईएफआर बनाओ और उनका खुद का स्टैट्यूट है, इफ स्टैट्यूट और लॉ रिक्वायरिंग आईएफआर स्पेसिफाइज पर्टिकुलर फॉर्मेट देन इट शुड बी एज पर स्टैट्यूट। नहीं तो फिर हमारा एएस 25 जिंदाबाद। चलो ठीक है। एंड जब किसी के साथ में और कोई नहीं होता तो हमारा एएस होता है 25, खत्म। एज पर एएस 25 कैसे बनाना चाहिए? कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ या फिर कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ। सर कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी क्या? कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी यहां दिया है, कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी यहां दिया है। क्या होना चाहिए स्ट्रिक्टली स्पीकिंग? सर हमने पॉज करना चाहिए, खुद ने पढ़ना चाहिए और फिर वापस लेक्चर देखना चाहिए। करेक्ट, हाँ गुड, देख लिया। अब देखो, इफ एन एंटरप्राइज प्रिपेयर एंड प्रेजेंट्स अ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड्स इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट। अगर वो कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता होगा, द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ दो स्टेटमेंट शुड कंफर्म टू द रिक्वायरमेंट एज अप्लीकेबल टू एनुअल कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आप में बहुत ही खुमखुमी है और अगर आपको कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने कब? क्वार्टरली भी तो बनाओ, लेकिन फिर पूरी की पूरी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट उसकी लगेंगी। कौन सी? जो एनुअल रिपोर्ट। तो उसमें हर एएस के डिस्क्लोजर्स सब 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 आएगा।
जितने एक्सप्लेनेटरी नोट्स देने हैं सब आएगा। और सर क्या हम कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बना सकते हैं क्या? हाँ सर, फिर इसमें क्या क्या लिखना पड़ेगा? अब आई क्यूरियोसिटी तुम्हारी, पहले ही बोला था पॉज करके पढ़ो, अब पढ़ लो कि कंडेंस में क्या क्या होगा। हाँ अब पढ़ लिए, चलो सुनो। इफ एन एंटरप्राइज प्रिपेयर एंड प्रेजेंट्स अ सेट ऑफ कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन इट्स फाइनेंशियल रिपोर्ट, देन दोस कंडेंस्ड स्टेटमेंट शुड इंक्लूड a minimum each of the headings and subheadings that were included in its most recent annual financial statement। आपको सिर्फ हेडिंग्स और सब हेडिंग्स ही होना, यानी नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट है, फिर उसमें आता है एक फिक्स एसेट, फिर आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, फिर अदर। अब नॉन करंट एसेट क्या हो गया आपका? हेडिंग। फिर सब हेडिंग क्या हो गया उसके अंदर में? पीपीई। अब पीपी के अंदर में क्या आ गया? प्लांट एंड मशीनरी। वो मत दो, डिटेल्स नहीं रहा तो चलेगा, बस उतना ही दे दिया। पीपीई यानी कितना है, इंटेंजिबल एसेट्स कितने हैं, वर्क इन प्रोग्रेस, ये जो सब हेडिंग्स है वहां तक के दो, उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है। उतना डिटेल नहीं भी दिया तो चलेगा, वर्किंग नोट में दे देना। So your financial statement should contain, in case of condensed set of financial statement, बस हेडिंग सब हेडिंग्स रहा तो बहुत हो गया जिंदगी में हमारे को। प्रॉफिट एंड लॉस में भी उतना ही रहा तो बहुत हो गया। ओह माय गॉड, क्या क्या होना? कंडेंस्ड स्टेटमेंट शुड इंक्लूड अ मिनिमम ईच ऑफ द हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स दैट वेर इंक्लूडेड एंड सिलेक्टेड एक्सप्लेनेटरी नोट एज रिक्वायर्ड बाय दिस स्टेटमेंट। यानी अपने लिए काम की, ये लाइन कोई खास काम की नहीं थी, अपने लिए क्या था? मिनिमम ऑफ ईच ऑफ द हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स एंड सिलेक्टेड एक्सप्लेनेटरी नोट एज रिक्वायर्ड बाय दिस स्टेटमेंट। बस खलास नोट। और बेटा इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा बहुत कुछ है लाला। इसके अलावा एडिशनल लाइन आइटम्स और नोट शुड बी इंक्लूडेड इफ देयर ओमिशन वुड मेक द कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग। इसके अलावा और भी कोई मटेरियल आइटम्स रहते होंगे जो नाइदर इसमें इंक्लूड हुए, काय में, हेडिंग सब हेडिंग्स में या एक्सप्लेनेटरी नोट्स में, तो फिर अपन क्या करेंगे? कुछ एडिशनल नोट्स या लाइंस उसके अंदर में ऐड कर देंगे। क्यों करना है? ताकि व्यूअर को, रीडर को क्लैरिटी आवे। और अगर आपके जो पीरियड का, अब देखो ये पीरियड है हमारा 1/4/23 से लेके तो 31/3/24, ये अगर हमारा एनुअल ईयर है, इसमें से अगर अपन 1/4/23 से लेके तो 30/6/23 तक के का अगर अपन क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे, तो आप बताओ कि जब 31/3/24 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर आप क्या रहता, वो ईपीएस, डाइल्यूटेड ईपीएस, ये सब अगर बता रहे होंगे तो इसमें भी बताना पड़ेगा। इसमें नहीं बताते होंगे तो इसमें मत बताना। सर इसमें तो बताना ही पड़ेगा ना, AS20 तो लागू ही है हमारे को, तो फिर इसमें भी बताओ क्या लिखा है। If an enterprise represents basic and diluted earning per share in its annual financial statement in accordance with AS20, then it has to present basic and diluted earning per share as per AS20 on the face of statement of P&L or condenses for an interim period also। अगर आप एनुअल में बताते होंगे तो यहाँ पे भी बताना पड़ेगा। यानी हो गया ना, कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ईपीएस बताना है, एडिशनल लाइन आइटम्स और नोट्स बताना है, एक्सप्लेनेटरी नोट्स एज रिक्वायर्ड बाय द स्टेटमेंट है। अब एक्सप्लेनेटरी नोट्स एज रिक्वायर्ड बाय द स्टेटमेंट में क्या क्या एक्सप्लेनेटरी नोट्स आते नहीं मालूम, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 चीजें आती है, बात पक्की है। एक बैलेंस शीट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस और तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये तीनों के तीनों आते हैं। इसके अलावा एक्सप्लेनेटरी नोट्स आती। सर एक्सप्लेनेटरी नोट्स में क्या क्या आता? ये इतना बड़ा क्वेश्चन है एक्सप्लेनेटरी नोट्स का, कहाँ गया? व्हाट आर द एक्सप्लेनेटरी नोट्स? ये देखो, सिलेक्टेड एक्सप्लेनेटरी नोट्स, इतनी सारी एक्सप्लेनेटरी नोट्स देना है अपने को। ठीक है, कहाँ पे इतनी सारी है ना? अरे बापा बापा बापा, ये इतनी सारी है तो मैं फटाफट पढ़ लूंगा। अगर गलती से 4 मार्क की शॉर्ट नोट आ गई, हो सकता है पहला प्यार है आपको थियरी क्वेश्चन पूछ ले, सर मत बोलो ऐसा, ठीक है, देख तो लेते अपन। तो ये सारी सब है उसके अंदर में, और ये 3 आइटम्स अपने को, और ये एडिशनल नोट्स भी देना है। अब इसमें क्या किया होगा? क्वेश्चन पूछा होगा कुछ कि कैसे आएंगे एंट्री फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑल दोस थिंग्स। Since corporation is dealing in seasonal product, sales pattern of the product quarter wise is as follows. फर्स्ट क्वार्टर 30 जून 10%, सेकंड क्वार्टर सितंबर 10%, थर्ड क्वार्टर टिल 60% और फोर्थ क्वार्टर 20%। ऐसा एस्टिमेटेड है कि हमारा सेल्स पैटर्न पहले क्वार्टर में सिर्फ 10% रहेगा, यानी सीजन यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है ना। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फर्स्ट क्वार्टर एंडेड 30 जून इज एज फॉलोज। अब हमारा जो पहला क्वार्टर है, यानी अगर मैं बात करूं तो हमारा क्वार्टर कौन सा चल रहा है, 1 सेकंड, यानी अगर मैं आपको बताऊं कौन सा ईयर है, ईयर दिए हुआ नहीं है, समझ लो 2021 है, ठीक है ना। यानी अपने को 1/4/21 से लेके तो ये पूरे एस में ये चलता ही रहेगा, 31/3/22 का अपना एनुअल पीरियड है 12 महीने का। अब इसके अंदर में 4 क्वार्टर आ गए, 2 3 4, ये क्वार्टर कब खत्म हो रहा, 30/6/2021।
पूरे साल भर में जितना भी टर्नओवर रहेगा उसका 10% यहाँ पे, उसका 10% यहाँ पे, और ये कहाँ पे खत्म हो रहा है 30/9/21 और यहाँ पे 31/12/21। तो ये जो क्वार्टर है दिवाली दशहरे के समय में इसमें 60% रहता और यहाँ पे वापस 10 और 10, यहाँ पे 20%। ऐसा कुछ तो भी हमारा टर्नओवर का पैटर्न है। अपने को ये क्वार्टर के इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करने का है। तो इसके लिए क्या दिए हुआ है हमारे को कि इंफॉर्मेशन फॉर द फर्स्ट क्वार्टर एंडेड 30 जून इज एज फॉलो। सेल्स 80 करोड़ पहले क्वार्टर में, यानी सर साल भर में 800 होता होगा जो भी होगा। सैलरी एंड एक्सपेंसेस खर्चा 60 करोड़ का है, कब? पहले क्वार्टर में। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस रूटीन 4 करोड़ और एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एक्सपेंसेस 8 करोड़। ऐसा हमारा टोटल खर्चा जो इस क्वार्टर का 664 का है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, व्हाइल प्रिपेयरिंग इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर, Sincere Corporation wants to defer ₹10 crore expenditure to third quarter on the argument that third quarter is having more sales therefore। तो उनका क्या मानना था कि ये जो 60 करोड़ है या ये जो 12 करोड़ है इसमें से 10 करोड़ के खर्चे आगे डेफर कर देना थर्ड क्वार्टर में। भाई ये जो भी खर्चे लगे अपने को एडवर्टाइजमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, इसमें के 10 करोड़ हमने डेफर कर देना, कब? जब वो खर्चा थर्ड क्वार्टर में जहां पे ज्यादा सेल्स है। ऐसा किसकी इच्छा थी? सिंसियर कारपोरेशन की। ये अपने मन से बातें कर रहे हैं, उनको मालूम नहीं क्या कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 एप्लीकेबल है। हाँ, तो फिर AS 25 क्या बोलता? वापस, while preparing interim financial report for first quarter, Sincere Corporation want to defer 10 crore expenditure to third quarter on the argument that third quarter is having more sales, therefore the third quarter should be debited by more expenditure. Considering the seasonal nature of business and expenditure are uniform throughout all quarters and the expenditure are uniform throughout all the quarters, calculate the result of the first quarter as per AS 25। अब हो रहा क्या है, हमको ये समझ में आ रहा कि सेल्स तीनों पीरियड में अलग अलग है। सेल्स तीनों पीरियड में अलग अलग है, यहां पे बहुत ज्यादा है, यहां पे कम है, और जो खर्चे हैं वो यूनिफॉर्म है, यहां पे भी उतने, यहां पे भी उतने, यहां पे भी उतने, यहां पे भी उतने। कौन से? एडमिनिस्ट्रेटिव घर वाले। तो इनका बोलना है कि इधर का और इधर का थोड़ा थोड़ा खर्चा डेफर करके इधर ज्यादा डाल दो ताकि थर्ड क्वार्टर के अंदर में हमारे को एप्रोप्रिएट प्रॉफिट दिखे। तो क्या ऐसा डेफर कर सकते क्या? आपको क्या मालूम? आप तो पहले बार AS 25 पढ़ रहे हैं, तो आपके मन में होगा हाँ हाँ बराबर है, AS 25 यही बोल रहा हूँ आपके। और अभी तक के जितना आपने पढ़ा उसमें इसके बारे में कुछ दिया हुआ नहीं है। फिर मैंने क्वेश्चन पहले क्यों उठाया? थोड़ा फॉर्मेट के हिसाब से मैंने पहले उठा लिया क्वेश्चन, पर इसके बारे में नॉलेज कहाँ दिए हुआ है? आप बोलो, नॉलेज पढ़ के बताओ या मेरा बताओ? नहीं, पढ़ के बता देता ना, 2 पेज आगे। आप भी आपके पेजेस में देख लो, आपके पास में नोट्स होंगी तो कहीं तो भी होगा सीजनल वाला, रेवेन्यू रिसीव्ड सीजनली और ओकेजनली। इसके अंदर में कुछ दिया है क्या? Revenues that are received seasonally or occasionally within a financial year should not be anticipated or deferred as of an interim date if anticipation or deferral would not be appropriate at the end of enterprise financial year। ये रेवेन्यू के बारे में है, अपने बारे में नहीं है। ये जो अपन चीज ढूंढ रहे थे उसके बारे में बात नहीं चल रही। सर फिर हमारा वाला मैटर कहां पे? बता रहा ना आपको। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कॉस्ट इनकर्ड अनइवनली ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, यहां पे मिलेगा आपको। इनकम एंड एक्सपेंस यहां मिलेगा आपको। अब ये 2 पैराग्राफ अपन देखते, शायद इसमें कुछ मिल जावे अपने को। ढूंढा धांडी चल रही है अपने को एएस के हिसाब से। करना क्या था, वो दोनों क्वेश्चन उठा के नीचे ले लेना था, पहले पूरी थियरी पढ़ा दो। पर हो क्या रहा है, जब तक के IFR के अंदर में मैं 2-4 क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूंगा ना, तब तक एक ग्रिप नहीं आएगी। जैसे PGBP में करता ना मैं टैक्स के अंदर में, उस हिसाब से मैं एक बीच में क्वेश्चन डाल दिया। अब ढूंढते ढूंढते अपन यहां तक के आ गए। बात क्या चल रही कि कुछ खर्चे ऐसे थे हम डेफर करना चाह रहे थे। पहले एक पॉइंट अपन ने पढ़ा, वहां पे लिखा था कि रेवेन्यू डेफर नहीं करना चाहिए। देखो, एक्सपेंस की बारे में बात नहीं थी, लेकिन रेवेन्यू के बारे में थी। रेवेन्यूज दैट आर रिसीव्ड सीजनली और ओकेजनली विद इन अ फाइनेंशियल ईयर शुड नॉट बी एंटिसिपेटेड डेफर्ड एज एन इंटरिम डेट इफ नहीं डेफर करना चाहिए। यानी भाई सर अपने को क्या हो रहा है कि थर्ड क्वार्टर में बहुत सारा सेल्स हो रहा, तो अपन एक काम करते ना, थर्ड क्वार्टर में अच्छा लगता है कि ऐसा बहुत सारा सेल्स बताया हुआ, एक काम करते थोड़ा सा सेकंड क्वार्टर में डाल देते, ऐसा फैला देते। उसको फैला सकते क्या? नहीं, जो क्वार्टर का है उसी क्वार्टर को थोड़ा बढ़ा दो। एक क्वार्टर में ज्यादा है, एक क्वार्टर में कम है, लेट द पीपल नो। तो रेवेन्यू नहीं डेफर कर सकते, तो मेरे को लगता है खर्चे भी शायद ही करते होंगे। हाँ, उन्होंने लिखा है इफ एंटिसिपेशन और डेफरल वुड नॉट बी एप्रोप्रिएट एट द एंड ऑफ एंटरप्राइज फाइनेंशियल ईयर। कब नहीं डेफर करना चाहिए इसके बारे में बोला है। अगर आप एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी डेफर करते होंगे, 4 साल का रेवेन्यू है,
4 साल मिला के अपन रेवेन्यू ले रहे होंगे और 1 साल में ज्यादा आया तो वो रेवेन्यू अगर अपन 4 साल में बांटते होंगे तो फिर आप चारों क्वार्टर में भी बांटो। जो रेवेन्यू अपन 4 साल में बांटते वो रेवेन्यू आप 4 क्वार्टर में भी बांट सकते। लेकिन जो रेवेन्यू ऐसा रहता कि जिस साल में कमाया उसी साल का है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को गवर्नमेंट ने 4 करोड़ की ग्रांट दिया, काय के लिए 4 करोड़ की ग्रांट दिया, 4 साल तक के ऐसे ऐसे एरिया में जाके प्रोडक्शन करो। फिर वो 4 करोड़ की ग्रांट क्यों मिली हुई है, 4 साल के लिए मिली हुई है ना, तो जिस ईयर में ग्रांट मिली उस ईयर में लेते आप या चारों ईयर में फैला देते आप, चारों ईयर में फैला देते, अमोर्टाइज करते, एक ईयर इधर एक ईयर इधर एक इधर। तो अगर ऐसा कोई रेवेन्यू है कि जो एनुअल रिपोर्ट में आप फैला देते, स्प्रेड कर देते, तो फिर आपने क्वार्टरली में भी फैलाना चाहिए। लेकिन जो डेफर अपन एनुअल रिपोर्ट्स में नहीं करते उसको आप क्वार्टर में भी डेफर नहीं करेंगे। तो मैक्सिमम यही आता कि रेवेन्यू शुड नॉट बी डेफर्ड ओवर दी 4 क्वार्टर्स, इट शुड बी कंसीडर्ड इन द क्वार्टर इन विच इट इज रिसीव्ड। ये इतने पैराग्राफ को आप वापस रिवाइज करके सुन लो कि रेवेन्यू पूरे चारों क्वार्टर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, जो क्वार्टर में मिला उसी क्वार्टर में लेते। हां, अगर कोई रेवेन्यू इस टाइप का है कि जो एनुअल रिपोर्टिंग में भी अपन ओवर दी 4 ईयर 3 ईयर डेफर करते होंगे, इसका मतलब है वो कंटिन्यूएशन वाला है, देन इट कैन बी डेफर्ड इन अ क्वार्टर्स आल्सो। हो गया। अब आया खर्चे का बात। अपना जहां से शुरुआत किया वो तो आया ही नहीं सर, अब ये एग्जांपल भी पढ़ लो ना, आप क्यों छोड़ रहे हो उसको। डिविडेंड रेवेन्यू, रॉयल्टी, गवर्नमेंट ग्रांट्स एटसेट्रा, ये जो है एडिशनली सम एंटरप्राइजेस कंसिस्टेंटली और मोर रेवेन्यूज इन सर्टेन इंटरिम पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर देन इन अदर फाइनेंशियल पीरियड, फॉर एग्जांपल सीजनल रेवेन्यूज ऑफ रिटेलर्स, सच रेवेन्यूज आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन दे ऑकर। तो ये जो है ये अपन जब ऑकर होते तब लिया जाता। मेरे ख्याल से ये जो एग्जाम्पल्स है ये डेफर करने वाले होंगे, पर जान दो ये एग्जाम्पल पे अभी ध्यान नहीं देते अपन, वी विल कॉन्सेंट्रेट, ये एग्जाम्पल अपन क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एडिशनली सम एंटरप्राइजेस कंसिस्टेंटली और मोर रेवेन्यूज इन सर्टेन इंटरिम पीरियड, कोई एक इंटरिम एक क्वार्टर में हम ज्यादा रेवेन्यू और करते, एक में कम करते, तो लेट इट भी, जो क्वार्टर में ज्यादा किया वहां पे ज्यादा बताओ, ज्यादा, ये कोई डिस्कशन वाला पार्ट नहीं। अब आए अपन इधर में, costs that are incurred unevenly during an enterprise financial year should be anticipated or deferred for an interim reporting purpose if and only if it is also appropriate to anticipate or defer that type of cost at the end of financial year। क्या बोला, सेम लॉजिक लगाया इन्होंने, कॉस्ट दैट आर इनकर्ड अनइवनली ड्यूरिंग एन एंटरप्राइज फाइनेंशियल ईयर, यानी हमारा अगर ये साल है कुछ कुछ खर्चे ऐसे रहते कि अरे कहाँ गया वो, मैं जानता हूं यहीं पे साल वापस बना देता आपका। ये अगर अपना साल है 1/4/23 से लेके तो 31/3/24, कुछ कुछ खर्चे रहते जो अपने को ये पर्टिकुलर क्वार्टर में ही इनकर करना पड़ता, लेकिन ये खर्चा रहता पूरे इसका। हमने एनुअल एग्रीमेंट बनाया था कि साल का रेंट हम पे करेंगे 6 लाख रुपए, 50,000 रुपए महीना, और कब पे करते हमारे पे ड्यू कब होता है वो, हमने बोला था कि वी विल पे इट एनुअली ऑन 15 मई। सर ये क्या डेट है, सामने वाले ने डेट लगाया होगा, जिस दिन बिल्डिंग बनी उसी दिन मैं तुम्हारे से रेंट लूंगा, 15 मई टू 15 मई। अब पूरा की पूरा 6 लाख रुपए का खर्चा कहां इनकर होता है हमारा, यहां पर। तो इसी क्वार्टर में बनाना कि पूरे साल भर में डिस्ट्रीब्यूट करना। आप बताओ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब भी आप कंसीडर करोगे ये खर्चे को आप पूरा एनुअली करते या फिर उसको उसी पर्टिकुलर पीरियड में लेते। भाई हम क्या करेंगे, अगर ये साल में 6 लाख है, अब अगले साल में यहां से यहां तक ये रिवाइज होके समझ लो कुछ तो भी 7,20,000 हो गया, तो आप क्या करेंगे, यहां से लेके तो यहां तक के का खर्चा इसको डिवाइड करेंगे ना, एनुअली अपन उसको डेफर करते, उसको अपन प्रोपोर्शनेटली एडजस्ट करते, यानी जो खर्चे अपन प्रोपोर्शनेटली एडजस्ट करते होंगे वो 6 लाख के खर्चे को हमने चारों पीरियड में डेफर कर देना चाहिए, और जो खर्चों को हम एनुअल स्टेटमेंट में कंसीडर नहीं करते उसको उसी इसके अंदर में रखना चाहिए। तो जैसे बैड डेप्ट हुई, ये क्वार्टर की बैड डेप्ट हुई, ये साल भर में जो सेल यहां हुआ होगा उससे रिलेटेड बैड डेप्ट है, तो मैं बैड डेप्ट को प्रोपोर्शनेटली अगर यहां पे अगर 1 लाख रुपए की बैड डेप्ट हुई तो मैं चारों क्वार्टर में 25 डेफर नहीं करूंगा, जो ईयर का है जिस क्वार्टर का है उसी क्वार्टर में बैड डेप्ट का खर्चा डालूंगा। इन्होंने क्या बोला कि जो खर्चे आप डेफर करते हो एनुअली वही क्वार्टरली भी करो, नहीं तो मत करो, तो नहीं करेंगे। कॉस्ट, अब ये थोड़ा सा एसेट से रिलेटेड है, ये वाला पॉइंट बहुत काम का है, इसके ऊपर में 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने को मॉड्यूल में दिए हैं। मेरा पूरा मानना है कि इसमें से एक क्वेश्चन आएगा ये वाले पॉइंट पे, तो ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट में का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉस्ट अपने को डेफर तभी करना है अगर वो एनुअली डेफर होती होंगी तो, और जो नहीं होती वो पर्टिकुलरली वही क्वार्टर के लिए रिकॉग्नाइज करना। अ कॉस्ट
that doesn't meet the definition of an asset at the end of interim period is not deferred in the interim balance sheet either to await future information as to whether it has meet the definition of an asset. यानी क्या हुआ, हमने इस क्वार्टर में खर्चा इनकर किया ऑन द डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट और रिसर्च, एएस रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला हमने कोई खर्चा यहां पर किया. अब जब तक कि ये रिसर्च फेज में है इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देते हैं, और यहां पे अगर डेवलपमेंट फेज में आ गया, जैसी रिसर्च फेज ओवर होगी तो फिर ये खर्चा हम क्या करते, हम ये खर्चे को कैपिटलाइज करते, एसेट करके ले लेते. अब बात यह है कि ये क्वार्टर के अंदर में जो भी खर्चा किया उसके अंदर में मजा ही नहीं आई, मजा नहीं आई यानी डेवलपमेंटल फेज में गया ही नहीं वो, और यहां पे जाके डेवलपमेंटल फेज में चला गया. अब एनुअली अगर देखे जाए तो डेवलपमेंट फेज आ गई थी, पर क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर यहां तक के, यानी ये कौन सा है 30/9 तक के, अगर आपका एसेट ये कंडीशन में नहीं बना है कि उसको अपन कैपिटलाइज कर सके, और बाद में भले ही बन गया होगा पर ये यहां पर रिपोर्टिंग करते समय अपने को उसको खर्चा ही ट्रीट करना है. सर इंग्लिश में बोलो, बोलता ना बेटा, वापस बोलता, पहले आपको नहीं समझाऊंगा. अ कॉस्ट दैट डज नॉट मीट द डेफिनेशन ऑफ एसेट एट द एंड ऑफ इंटरिम पीरियड इज नॉट डिफर्ड इन द इंटरिम बैलेंस शीट आइदर टू अवेट फ्यूचर इंफॉर्मेशन और एज टू वेदर इट हैज मीट द डेफिनेशन ऑफ एसेट और टू स्मूथ अर्निंग ओवर इंटरिम पीरियड विद इन अ फाइनेंशियल ईयर. अगर आगे के फाइनेंशियल ईयर में वो तैयार होता होगा तो तब तक अपन वेट नहीं करेंगे, आज के डेट में उसको पीएनएल में डाल देंगे, कौन से पर्टिकुलर क्वार्टर के अंदर में. ये एक आधे क्वेश्चन में आया तो आपको समझेगा, लेकिन इसके ऊपर में कोई खास क्वेश्चन है नहीं, ये ऑब्जेक्टिव्स में ही जाएगा. नेक्स्ट, the only cost that are capitalized are those incurred after the specific point in time at which the criteria for recognition of particular class of asset are met as per AS 10. यानी AS 10, AS 26, AS 26 क्या है, AS 26 है क्या इंटेंजिबल एसेट्स का, AS 26 इंटेंजिबल एसेट. यहां पर जब वो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट करेगा तभी हम उसको एसेट करके ट्रीट करेंगे, तब तक के अगर क्वार्टर खत्म हो जाता होगा इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तो उसको पीएनएल में डालेंगे. अगर 30 जून तक के अगर उसने क्राइटेरिया मीट नहीं किया तो जो भी खर्चा आया वो कहा जाएगा इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर में पीएनएल में. जब मीट हो जाएगा तब उसको एसेट करके ट्रीट करेंगे, बाद में देखेंगे. डेफरल ऑफ कॉस्ट एज अ एसेट इन इंटरिम बैलेंस शीट इन द होप दैट द क्राइटेरिया विल बी मेट बिफोर द ईयर एंड इज प्रोहिबिटेड. ये है लाइन बॉस खतरनाक. क्या बोल रहे वो, डेफरल ऑफ कॉस्ट. सर अभी हम क्या करते, WIP बोल के एसेट साइड में रख देते बैलेंस शीट में. हमको ऐसा लग रहा है सर ये 30 सितंबर की बात है ना सर, आने वाले 4-3 महीने में सर ये एसेट तैयारी हो जाएगा, तो कल चल के तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसको एसेट ही बोलना है अपने को, तो अभी भी एसेट बता देते अपन इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में. इन्होंने बोला डेफरल ऑफ कॉस्ट एज एसेट इन एन इंटरिम बैलेंस शीट इन द होप दैट क्राइटेरिया विल बी मेट बिफोर द ईयर एंड इज प्रोहिबिटेड. आप डेफर नहीं कर सकते उसको आप एसेट करके ट्रीट नहीं कर सकते. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. यानी ये दोनों पॉइंट का सारांश अगर दिखना है तो ये है. तो ये हो गया बड़बड़ और ये हो गया मेन डायलॉग. तो आप इसको हाईलाइट कर लिए तो आपको रिवीजन हो जाता. ये तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप आपकी लैंग्वेज में लिख लो लगे तो. द प्रिंसिपल फॉर रिकॉग्नाइजिंग एंड मेजरिंग लॉसेस फ्रॉम इन्वेंटरी राउट डाउन. अब क्या हुआ, the principle for recognizing and measuring losses from inventory write-downs, restructuring or impairment in the interim period are the same as those that an enterprise would follow if it prepared only annual financial statement. यानी AS2 के अंदर में इन्वेंटरी राइट डाउन का जो लॉस होता या इम्पेयरमेंट का जो लॉस है एसेट का या जो रिस्ट्रक्चरिंग का लॉस है, इसको जो हम एनुअल रिपोर्टिंग के अंदर में जैसी ट्रीटमेंट देते वैसे ही IFR में देते. हेलो, यानी क्या, इसका मतलब ये हुआ कि इसका टेंशन ले मत, ये सब चीजें आपके नॉर्मल दिमाग से करना. कौन सी, इन्वेंटरी राइट डाउन, रिस्ट्रक्चरिंग और इंपेयरमेंट के रिलेटेड जो भी प्रिंसिपल आज तक आपने बचपन से जो सीखे वही करना है. IFR के लिए अलग से लगते नहीं. तो ये आपने पढ़ा क्या नहीं पढ़ा क्या कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि आपका जो दिमाग बोलेगा वो सही बोलेगा, जो अपने को आदत लगी हुई है वो. However, if such items are recognized and measured in one interim period and the estimate changes in the subsequent interim period of that financial year, the original estimated change in the subsequent interim period either by accrual of an additional amount of loss or by reversal of the previously recognized amount. इसके ऊपर में क्वेश्चन बने हुआ है, मैं अभी आपको समझा देता. आप जब वो क्वेश्चन आएगा एक्सरसाइज में तो ध्यान देना, ठीक है ना. अब मैं अच्छे से वापस इंग्लिश में पढ़ रहा, फिर समझाऊंगा, फिर इंग्लिश में पढ़ूंगा. हाँ, ध्यान दो. If such items are recognized and measured in one interim period, यानी एक क्वार्टर में अपने कोई खर्चे को रिकॉग्नाइज किया,
एंड एस्टिमेट चेंजेस इन सब्सिक्वेंट इंटरिम पीरियड ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर। हमने कोई एक पर्टिकुलर क्वार्टर में कुछ खर्चा एस्टिमेट करके चार्ज किया और अगले इसी साल में अगले क्वार्टर में वो खर्चा चेंज हो जाता है या एस्टिमेट चेंज हो जाता है। द ओरिजिनल एस्टिमेट इज चेंज इन सब्सिक्वेंट इंटरिम पीरियड आइदर बाय एक्रूअल ऑफ एन एडिशनल अमाउंट ऑफ लॉस और बाय रिवर्सल ऑफ द प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड अमाउंट। यानी वो बोलना है इनका, इसको बोलते हैं चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। इसके ऊपर में आगे भी थियरी में एक डायलॉग है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। ये वापस एक जगह पे थियरी में मैंने और कवर करे हुआ ये मैटर। अब यहां पे मैंने कुछ तो भी चेंज इन एक अकाउंटिंग एस्टिमेट किया था। सेकंड क्वार्टर के अंदर मैंने एक खर्चे को एस्टिमेट किया था कि 2,70,000 रुपए होगा, ऐसा मैंने सोचा था। अब ये 270 करके रखा, यहां से यहां तक के जाऊं ना, तब तक के मेरे को समझ में आया कि टोटल खर्चा जो है वो कितना है। वापस ये एरिया में मेरे डेटर से समझ लो 30 लाख के, तो 30 लाख पे मैंने बैड डेप्ट की प्रोविजन बना के रखी थी। समझ लो 30 लाख का 5% यानी 1.5 लाख रुपए बराबर है। ये पीरियड में मैंने और 20 लाख का सेल किया। अब मेरे को यहां तक के समझ में आया कि टोटल डेटर्स पे जो पहले अपन ने 5% की प्रोविजन किया था वो गड़बड़ है भैया। 8% लोग डुबाते, तो 8% लोग डुबाएंगे तो कितनी बैड डेप्ट होने के चांसेस है मेरे? सर ये 30 लाख में भी 3% यानी यहां के भी 90,000। पर सर अपना तो ये रिपोर्टिंग हो गया, फिर अब क्या करेंगे? ठीक है ना, अभी अपने को समझ में आया कि टोटल डेटर्स 50 लाख है, इसमें से 8% लोगों ने डुबा दिया होगा और 8% डुबाने वाले होंगे जो भी है, तो 50 लाख का 8% कितना होता? 8×5 = 40, 4 लाख। आपने एक्चुअली 20 लाख का 8% कितना होना चाहिए था? 1,60,000 की प्रोविजन करनी चाहिए थी इस पीरियड में। कैसे? अरे बाबा 20 लाख का 8%, ये 1,60 तो करेंगे ही करेंगे आप, और इधर का जो 90,000 है इसकी भी प्रोविजन करेंगे, यानी आपको यहां पे कितने की प्रोविजन करनी पड़ेगी? 2.5 लाख की। क्यों? अरे सर 50 लाख का 8% यानी कितना होता है? 4 लाख। अभी तक के आपने कितना प्रोवाइड किया? 1.5 लाख। तो ये गैप अब अपने को ये क्वार्टर में डालनी पड़ेंगे। सर ये क्वार्टर के साथ में गलत नहीं हुआ क्या? यानी नहीं समझा। अरे सर ये क्वार्टर में सेल कितने का हुआ? 20 लाख का, और आपने यहां पे बैड डेप्ट का खर्चा कितना लिखा? 2.5 लाख। यानी ये क्वार्टर तो बेचारा मर गया। ये क्वार्टर को आपने जबरदस्ती ज्यादा का खर्चा चार्ज कर दिया ना। हाँ, तो ये इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जो गलतियां हुई है अकाउंटिंग एस्टिमेट में, ये वहां पे चेंज होंगी। अगर अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज होता था ना बॉस, तो हम ये वाला इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट रिवाइज करते थे, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देते थे। कब रेट्रोस्पेक्टिव देते थे? अगर अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज होता था तो इसका इंपैक्ट यहां पर नहीं आता था, फिर अपन पूरा वहां का इंटरिम फाइनेंस जो पुराना जो इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको रिवाइज करके डालते थे। एक पूरे साल भरे में अगर ये आएगा सामने, और मैंने अलग से कवर किया है पर आपको बातों बातों में बता दे रहा है ये सब चीजें, कि अगर एक यहां पे अकाउंटिंग पॉलिसी अपन ने वापरी होंगी फीफो, यहां पे वापरी होंगी अपन ने फीफो, और यहां से हमने सोचा कि चलो यार अब अपन वेटेड एवरेज वापरेंगे, तो अगर यहां से वेटेड एवरेज वापरना चालू किया अपन ने, तो ये और ये इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेट्रोस्पेक्टिवली रिवाइज किए जाएंगे। अगर आपने पॉलिसी चेंज किया तो इट इज नॉट अलाउड, इट इज प्रोहिबिटेड कि एक 2 क्वार्टर के अंदर में आप अलग पॉलिसी यूज कर रहे हैं और 2 क्वार्टर में आप अलग पॉलिसी यूज कर रहे हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 डजंट अलाउ टू यूज डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज इन डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड्स। गॉट द पॉइंट? तो अकाउंटिंग पॉलिसी में रेट्रोस्पेक्टिव रहता और अकाउंटिंग एस्टीमेट में प्रोस्पेक्टिवली रहता। प्रोस्पेक्टिवली यानी जहां से चेंज हुआ वहां पे उसका इंपैक्ट दिखाएंगे। चलो ठीक है, आगे और आ जाएगा, अपन और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ये हो गया अपने को पढ़ना कौन सा पैराग्राफ था? ये वाला, कि जिस पीरियड में जो खर्चा किया गया वहीं पे ही चार्ज करो, उसको डेफर मत करो। अगर वो खर्चे का नेचर ऐसा है कि वो डेफर होता होगा एनुअल स्टेटमेंट में तो डेफर करना, नहीं तो जिस सीजन का खर्च रेवेन्यू है उसी में लो, और जिस सीजन का खर्चा है उसी में लो, उसको इधर उधर ट्रांसफर नहीं करना है। लेकिन फिर हमने क्या किया, एसेट वाला पॉइंट भी पढ़ लिया और अपन ने चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट वाला भी पॉइंट पढ़ लिया। अब आपका क्या करना चाहिए, आपने यहां पे हेडिंग दे देना चाहिए रिलेटेड टू अनइवन कॉस्ट। यहां पे लिखना चाहिए रिलेटेड टू रिकॉग्निशन ऑफ एसेट और कॉस्ट एज एन एसेट, और यहां पे लिखना चाहिए अपन ने चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। ऐसे आप आपके पेन पेंसिल से हेडिंग डाल दो तो अगले बार ये पैराग्राफ आपको पढ़ने को इजी जाएंगे। इनकम एंड एक्सपेंस अब ये इतना भी पढ़ लेता है एक लाइन। अमाउंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस रिपोर्टेड इन द करंट इंटरिम पीरियड विल रिफ्लेक्ट एनी चेंजेस इन एस्टिमेट ऑफ अमाउंट। नहीं, ये वापस वही वाला मैटर है जो मैंने ऊपर में डिस्कस किया, ये अपन बाद में पढ़ लेंगे। पढ़ लूं? चलो ठीक है।
अरे देवा, amount of income and expense reported in the current interim period will reflect any changes in estimate of amount reported in prior interim period of the financial year. The amount reported in prior interim period are not retrospectively adjusted. However, the nature of any amount, any significant changes in estimate be disclosed. यानी क्या बोल रहे हैं कि ये जैसा अपन अभी एग्जांपल लिया ना, यहाँ पे एक्चुअली अपनी बैड डेट का खर्चा कितना आना चाहिए था, 1,60,000 रुपए 8% के हिसाब से, लेकिन आप प्रोविजन कितने की कर रहे हो, 2.5 लाख की। तो ये जो अपने को चेंजेस आ रहा 90,000 का, ये क्यों आ रहा, क्योंकि अपने यहाँ पे गलत अकाउंटिंग एस्टिमेट किया था, तो इसका इंपैक्ट यहां पे गिरा। तो इन्होंने क्या बोला यहां पे, अमाउंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस रिपोर्टेड इन द करंट इंटरिम पीरियड 90,000 विल रिफ्लेक्ट एनी चेंजेस इन एस्टिमेट ऑफ अमाउंट रिपोर्टेड इन प्रायर इंटरिम पीरियड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। इस साल की इसमें पिछले साल का जो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है वो यहां पे फिगर आउट होगा। द अमाउंट रिपोर्टेड इन प्रायर इंटरिम पीरियड आर नॉट रेट्रोस्पेक्टिवली एडजस्टेड। हम इस अमाउंट को एडजस्ट नहीं करेंगे, अरे यहां 1.5 लाख नहीं होना था, यहां पे 240 होना था, ऐसा करके अपन पिछले वाला क्वार्टरली जो स्टेटमेंट था उसको रिवाइज नहीं करेंगे, ये 90,000 को हम इधर जाके एडजस्ट करेंगे। आर यू गेटिंग इट? हाँ, अगर आपको लगता होगा तो आप इसके बारे में नोट दे दो कि भैया हमारा वो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट के कारण इस क्वार्टर का प्रॉफिट 90,000 से कम हुआ। ये क्या था, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। अब क्या हो गया, थोड़ा सा आपका ग्रिप आ गया था आईएफआर में, तो मैंने मेजर पॉइंट सब उड़ा दिए, यानी अगला लेक्चर आपका इजी हो जाता। यहां तक के थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट था। सर ये कॉम्प्लिकेटेड था क्या? हाँ, क्या था उसमें, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी रहा तो रेट्रोस्पेक्टिवली लेते, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट रहा तो प्रोस्पेक्टिवली लेते, फिर उसको पिछले वाले रिपोर्ट में उसका इंपैक्ट नहीं जाता। ये वाला जो पॉइंट है ये मस्त ताकत से अपने देख लिया। इसी के ऊपर बेस इनकम टैक्स एक्सपेंस है। जैसे पहले क्वार्टर के अंदर में हमने कुछ रेट ऑफ टैक्स 8% 20% लगाया होगा और अगले इसमें 25% हो गया होगा, तो पूरे इनकम पे यानी वैसे ये 4 पीरियड है अपने पास में, ये 2 पीरियड में हमने 40 लाख रुपए की इनकम एक्सपेक्ट किया होगा, तो हमने इसके ऊपर में टैक्स लगा दिया था 20% से, यानी ये हो गया था 8 लाख रुपए। फिर थर्ड क्वार्टर में क्या हुआ कि हमने और 30 लाख रुपए कमाए और हमारे को ध्यान में आया कि अब अपने को एवरेज रेट ऑफ टैक्स 20% नहीं लगेगा, अपने को अब जो लगेगा वो 25% लगेगा, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ती वैसे वैसे टैक्स रेट बढ़ जाता। तो पूरी इनकम पे अब अपने को 25% लगने वाला है, तो अपने को कितना लगेगा, 30 लाख के ऊपर में कितना लगना चाहिए, 25%, यानी 30 लाख का 25% होता है 7.5 लाख। तो अपन 7.5 लाख का टैक्स प्रोवाइड करेंगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि सर देखो यहां पे अपने 20% किया था, अब ये 40 लाख पे भी 30% 25% करना पड़ेगा, ये 30 लाख पे भी 25% करना पड़ेगा। हमने ये पीरियड में कितना टैक्स लगा के रखा था, 8 लाख, जबकि कितना लगना चाहिए था यहां पे 10 लाख। क्यों? अरे सर 40 लाख का 25% कितना होता था, 10 लाख, पर आपने प्रोवाइड कितना करके रखा था, 8 लाख। तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, ये 2 लाख भी इधर ही प्रोवाइड करना पड़ेगा ना सर। यानी क्या हुआ, एक तो देखो प्लस 2 लाख कर दो, यानी 9.5 लाख हो जाएगा। या फिर और एक तरीका है अपने पास में, टोटल इनकम कितनी होगी, 70 लाख रुपए 3 क्वार्टर की मिला के, ये 2 क्वार्टर और ये क्वार्टर की मिला के 70 लाख। 70 लाख पे 25% कितना होता है, 70 लाख का 25% होता, आधा होता 35 लाख और 17,50,000 रुपए। 25% होता 17,50,000। आपने पहले 2 क्वार्टर में कितनी प्रोवाइड करके रखी थी, 8 लाख, तो बचे हुई कितनी करनी पड़ेगी, 9,50। 9,50 कहां करनी पड़ेगी, यहां पे। अगर आपको समझना है तो समझो कि 7.5 लाख रुपए इस क्वार्टर का है और 2 लाख प्रायर पीरियड एरर हो गया। प्रायर पीरियड एरर नहीं है, प्रायर क्वार्टर का एरर है, और यहां पे ये अपने को करना ही पड़ेगा। ये चेंज इन अकाउंट आपको ज्यादा ही खुमखिमी होंगी और आपको लगता होगा ये मटेरियल मैटर है, तो नोट दे दो कि दिस ईयर का प्रॉफिट 2 लाख से इसलिए कम दिख रहा क्योंकि हमारा वहां का मैटर था। और अगर रेट ऑफ टैक्स कम हो गया होगा तो रिवर्ट कर दो, उसको रिवर्स कर दो, दोनों भी चलेगा। ये ऐसा पॉइंट है इनकम टैक्स का, एक मस्त पैकी प्रॉब्लम है, उसमें ये भी आएगा। Income tax expense is recognized in each interim period based on the best estimate of the weighted average annual effective income tax rate expected for the full financial year। क्या बोला उन्होंने, ये एक अच्छा पॉइंट है, इनकम टैक्स से रिलेटेड है, ठीक है ना। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एंड अकाउंटिंग एस्टिमेट, ये पॉइंट मैंने पहले कवर कर दिया। वन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रीसीडिंग प्रिंसिपल इज टू इंश्योर दैट सिंगल अकाउंटिंग पॉलिसी इज अप्लाइड टू पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन थ्रू आउट द एंटायर फाइनेंशियल ईयर। एक ही अकाउंटिंग पॉलिसी चारों क्वार्टर में एप्लीकेबल होना चाहिए। अगर आपने कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज किया तो उसको रेट्रोस्पेक्टिवली। द इफेक्ट ऑफ द प्रिंसिपल रिक्वायर्स दैट विद इन द करंट फाइनेंशियल ईयर एनी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी बी अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली टू द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अगर आपने बाद में कोई चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी किया तो शुरुआत से उसको अप्लाई करना पड़ेगा, बट चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट शुड बी अप्लाइड प्रोस्पेक्टिवली। ये हमारा पॉइंट हो चुका है। अब हमारे कौन कौन से पॉइंट हो चुके हैं, ये पॉइंट हो चुका,
इनकम एंड एक्सपेंस का पॉइंट हो चुका था। ये कौन सा पॉइंट था रे यार, बाहर लिखा ही नहीं अपन ने, काय के बारे में बात था। हाँ, ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट के बारे में था, और ये भी काय के बारे में था, ये भी चेंज इन अकाउंटिंग। ये यहां से लेके तो यहां तक, ये चेंज इन यहां से यहां तक के ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट का था। ये जो है यहां से यहां तक, ये क्या लिखा था मैंने इसके अंदर में, इसके अंदर में था रिकॉग्निशन ऑफ कॉस्ट दैट कैन बी कंसीडर्ड एज एसेट, और ये था हाँ, अनइवन कॉस्ट इनकर्ड। तो हमको डेफर तभी करेंगे अगर वो एनुअल रिपोर्टिंग में करते होंगे, नहीं तो जो सीजन की उसी सीजन में लेंगे। अब ऐसा लिखने का पर्पस ये है कि मैं वापस जब नीचे आऊंगा ना, तो अपन इतना देख के अगर अपने गेस कर लिया क्या है करके, तो इसका मतलब अपने को कंफ्यूज नहीं हुआ इतना सारा मैटर। एक्चुअली मैंने क्या किया, एक साथ में ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, इनकम टैक्स एक्सपेंस वाला ये वाला एरिया, और चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का भी देख लिया। थोड़ा सा पढ़ने के लिए भारी जाता था, इसलिए इसको मैं थोड़ा सा पेंडिंग रखा, अदरवाइज मैक्सिमम सब क्लियर कर लिया। तो वापस जब यहां तक क्या होगा तो फटाफट पॉइंट क्लियर कर दूंगा, और वो जो नया वाला पॉइंट है फटाक से डिस्कस कर डालूंगा, तो ज्यादा भारी नहीं जाएगा आपको, है कि नहीं। अब और कोई थियरी बची हुई है क्या, इलस्ट्रेशन, रेवेन्यू, ये अपना हो गया। अब एक छोटा सा ये वाला थियरी वाला पार्ट बचे हुआ है, नहीं सर ये भी क्वेश्चन नीचे, हाँ ये वाला एक पार्ट बचे हुआ है, बाकी मैक्सिमम सब चीजें अपनी हो चुकी है। ये सिलेक्टेड एक्सप्लेनेटरी नोट्स बचे हुए हैं, वो अगले लेक्चर में देखेंगे अपन। अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं। अब यहां से शुरुआत हुई थी अपनी। अब शुरुआत क्या हुई थी अपनी, अपने को यह ध्यान में आ रहा कि पहले क्वार्टर के अंदर में, पहले क्वार्टर में अपना सेल कितना था, अपना सेल पहले क्वार्टर में था 80 करोड़ का सेल था, और खर्चा कितना है 60, और खर्चा कितना है 4 एडवर्टाइजमेंट का, और खर्चा कितना है 8। और उन्होंने खासियत क्या दी हुई है, उन्होंने दिए हुआ है कंसीडरिंग, देखो ये लाइन थी, कंसीडरिंग द सीजनल नेचर ऑफ बिजनेस एंड सीजनल नेचर ऑफ द बिजनेस एंड एक्सपेंडिचर आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट ऑल दी क्वार्टर्स। और एक्सपेंडिचर जो है वो यूनिफॉर्म है इन चारों क्वार्टर्स में, यानी यहां पे भी 12 है, यहां पे भी 4 और 8 12 है, यहां पे भी 4 और 8 है, और यहां पे भी 4 और 8 है। जबकि टर्नओवर कैसा है हमारा, यहां पे 80 है, यहां पे 80 है, और यहां पे कितना है 8 से कम 48, 480 है, और यहां पे कितना है 160 है। इसका मतलब क्या होगा, अगर टर्नओवर अगर अनइवन है और खर्चा अगर यूनिफॉर्म है, तो मैं बोलूंगा खर्चा यार अनइवन, अनइवन यानी विथ रिस्पेक्ट टू सेल्स। यहां पे 80 के लिए 12 का खर्चा है, यहां पे 80 के लिए 12 का खर्चा है, और यहां पे 480 के लिए 12 का खर्चा है, यानी खर्चा कैसा हो रहा, अनइवन प्रोपोर्शन में है। तो मेरी मन में इच्छा होगी कि मैंने यहां का खर्चा यहां डेफर करना, क्या एएस क्या बोलता, नहीं, जो सीजन का है उसी सीजन में डालो, अनलेस एंड अदरवाइज अगर आप उसको डेफर करते होंगे तो मेरे को यह समझ में आया कि जो कंपनी का जो कंसीडरेशन था क्या था। क्वेश्चन अगर आपको याद होगा तो पॉज, याद होगा तो ठीक है, ना तो पॉज करके वापस देख लेना। ये ऐसा था कि इनका इस तरीके का सेल्स का एस्टिमेशन था। हमारा फर्स्ट क्वार्टर का मैटर ये था, और फर्स्ट क्वार्टर में हमारे को ये खर्चा लगा। While preparing the interim financial report for the first quarter, since your company wants to defer 10 crore expenditure to third quarter of the argument that third quarter is having more sales, तो हमको लग रहा है कि उधर में खर्चा लिख दो तो बराबर तीनों क्वार्टर का इनकम एक जैसा दिखेगा। Therefore the third quarter should be debited by more expenditure. Considering the seasonal nature, कैलकुलेट द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर एज पर AS25। AS25 का रिजल्ट निकालो, यानी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाओ। ऑल्सो गिव अ कमेंट ऑन कंपनीज व्यू। कंपनी का व्यू मेरे हिसाब से गलत है। हमारा स्टेटमेंट कैसा बनेगा, विच अदर, अपन क्या करेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इधर देखो मतलब भाई, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितने 80, अदर इनकम कितनी, अदर इनकम 0, तो टोटल हो जाएगा 80। आपको याद है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके बाद में लेस परचेसेस, परचेसेस कितना है 60, फिर वहां पे आएगा चेंजेस इन इन्वेंटरी कितना है 0, फिर उसके बाद में आएगा डिप्रिसिएशन वगैरह कुछ दिया नहीं है अपने को, दिए हुआ स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, सर कहाँ दिया था स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, नहीं दिया था। एडवर्टाइजिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 12, तो यहाँ पे आएगा 8 का प्रॉफिट। इन्होंने ऐसे ही फॉर्मेट में दिया होगा, देखो क्या दिखा, रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर, टर्नओवर 80, अदर इनकम नील, तो टोटल कितना हो गया 80, चेंजेस इन इन्वेंटरीज नील, सैलरीज एंड अदर कॉस्ट 60। सैलरी एंड अदर कॉस्ट बोला था क्या, हाँ मैंने इसको परचेसेस पकड़ लिया था। सैलरी एंड अदर कॉस्ट, तो स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस क्यों नहीं लिखा सर, हेडिंग तो वही देना पड़ेगा ना, हाँ मैं तो लिखूंगा भाई स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, नीचे में अंडरलाइन करके दूंगा सैलरी एंड अदर कॉस्ट 60, और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 12, टोटल कितना हो गया 72। ये 72 को लिखूंगा बी, इसको लिखूंगा ए, और यहाँ पे लिखूंगा A
माइनस बी इज इक्वल टू 8. अकॉर्डिंग टू AS 25 द इनकम एंड एक्सपेंस शुड बी रिकॉग्नाइज व्हेन दे आर अर्न एंड इनकर्ड रिस्पेक्टिवली. तो जो क्वार्टर में इनकम अर्न किया और जो खर्चा किया उसी में उसको रिकॉग्नाइज करना. देयरफॉर सीजनल इनकम विल बी रिकॉग्नाइज व्हेन दे ऑकर. द ये लाइन को एक मार्क है 5 में से, कौन सी? इसको. दस द कंपनीज व्यू इज नॉट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. हो गया खत्म. इलस्ट्रेशन 4, ये कौन सा इलस्ट्रेशन था रे? ये इलस्ट्रेशन 1 था मॉड्यूल का, और ये इलस्ट्रेशन 4 है मॉड्यूल का. क्या लिखा है? सेम टू सेम है. अब ये इलस्ट्रेशन 4 है कि PQ 4 है, आप एक बार कंफर्म कर लेना. देख लेते अपन क्या दिए भाई इसके अंदर में. इंटेलिजेंट कारपोरेशन इज डीलिंग इन सीजनल प्रोडक्ट. द क्वार्टरली सेल्स पैटर्न ऑफ द प्रोडक्ट इज गिवन बिलो. पहले क्वार्टर में 15%, दूसरे में 15%, तीसरे में 50%, चौथे में 25%. और बेटा सेम ही होगा. देखो सेल्स हाँ, फॉर द फर्स्ट क्वार्टर एंडिंग 30 जून कारपोरेशन गिव्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. पहले क्वार्टर में सेल है 50 का, सैलरी एंड अदर एक्सपेंसेस है 30, और एडवर्टाइजमेंट और ये एक्सपेंसेस है 10 के. अब पक्की बात है, ये क्या करेंगे? ये बोल रहे होंगे कि हम कुछ खर्चा आगे कैरी करते. देखो क्या लिखा है? व्हाइल प्रिपेयरिंग इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर, कारपोरेशन वांट टू डेफर 21 करोड़ एक्सपेंडिचर टू थर्ड क्वार्टर on the argument that third quarter is having more sales, therefore third quarter should be debited by higher expenditure. अरे हटा सावन की घटा, हमारा मैटर वही है कि चुपचाप करो. ये कितना है? ये 50 है, ये 30 है, ये 2 है, ये 8 है, 40. हमारे को पूरा की पूरा 10-40 का खर्चा अभी डालेंगे और 10 का प्रॉफिट आएगा, और 21 का ये जो खर्चा करने की बात है, गलत बात है इनकी. ऐसा गलत लिखना पड़ेगा, उसका 1 मार्क है. ये आ गया 10. और देयरफॉर द आर्गुमेंट गिवन बाय वन कॉर्पोरेशन आई कॉर्पोरेटेड इनटू डेफरमेंट ऑफ 21 करोड़ इज नॉट टेनेबल एज एक्सपेंडिचर इज यूनिफॉर्म थ्रूआउट all the quarters as per AS 25. गजब. अब आगे सिलेक्टेड एक्सप्लेनेटरी नोट्स. अब हमारा क्या चल रहा था? कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर में हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और P&L देना है, लेकिन उसके हेडिंग्स सब हेडिंग्स बस उतना ही, आगे का नहीं देना है. उसके अलावा कुछ एक्सप्लेनेटरी नोट्स देना है. कौन कौन से एक्सप्लेनेटरी नोट्स देना है? इसकी थियरी दी हुई है ये पूरी की पूरी. वैसे तो मैं अगले लेक्चर में करा दूंगा, अगर मैंने नहीं भी कराया तो ये आपको ही पढ़ना है पूरा की पूरा. आप उसको पढ़ो और कौन कौन से एक्सप्लेनेटरी नोट्स है वो देख लेंगे आप. उसके बाद में पीरियड फॉर विच इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड. अब ये मेन मैटर है, यानी क्या? पीरियड फॉर विच इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड. जब हम इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते, बैलेंस शीट, P&L और कैश फ्लो, तो कौन से पीरियड के लिए बना के देंगे? अरे तो सर जो पीरियड है उसी का बना के देंगे. सुनो तो सही, ले मजेदार किस्सा है इसमें. तो एक काम करते, ये भी थियोरेटिकल पार्ट, जैसे ये थियरी पार्ट अपन अलग इसमें ले रहे हैं ना, तो ये लेक्चर में ज्यादा थियरी पार्ट होगा, तो अपन इसको भी अगले इसमें डाल देंगे. इसको डिटेल में पढ़ेंगे और जो हो चुका उसको अपन शॉर्ट में कवर करेंगे. सर फिर हो गया क्या लेक्चर अभी? अरे रुको ना रे, क्वेश्चंस तो करन दो मेरे को. कुछ तो इसमें हाथ में जमा करते हैं अपन. देखो वाला क्वेश्चन कैसा है? अकाउंटेंट्स ऑफ पूर्णिमा लिमिटेड शोड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 7,20,000 फॉर अ थर्ड क्वार्टर ऑफ 2011 आफ्टर इनकॉर्पोरेटेड द फॉलोइंग. इंग्लिश समझते हैं आपको? तो उसमें क्या लिखा है पढ़ो वापस. अकाउंटेंट्स ऑफ पूर्णिमा लिमिटेड शोड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 7,20,000 आफ्टर इनकॉर्पोरेटेड फॉर द थर्ड क्वार्टर 11 आफ्टर इनकॉर्पोरेटेड द फॉलोइंग. थर्ड क्वार्टर में कौन सा हो गया? एक, इस पे भी एक आधे बार पूछ लेंगे वो आपको ऑब्जेक्टिव. थर्ड क्वार्टर का इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड कौन सा रहेगा? तो थर्ड यानी पहला जाएगा 30 जून तक के, दूसरा जाएगा सितंबर तक के, तीसरा रहेगा 1 अक्टूबर से लेकर 31/12 तक के. ये भी पूछ सकते हैं उनका क्या है. आपको अगर इजी डालना है तो मेरे जैसा कोई पेपर सेट रहा तो डाल देगा, जान दो. थर्ड क्वार्टर यानी अक्टूबर से दिसंबर तक का इन्होंने बनाया. 7,20,000 का प्रॉफिट है, लेकिन इन्होंने ये चीजें ध्यान में रख के बनाया. क्या? बैड डेप्ट ऑफ 40,000 इनकर्ड ड्यूरिंग द क्वार्टर. ये क्वार्टर में हमने बैड डेप्ट कितनी की हुई थी? 40,000 की. 50% ऑफ द बैड डेप्ट हैव बीन डिफर्ड टू नेक्स्ट क्वार्टर. हमने जब 7,20,000 रुपए निकाले तो हमने बैड डेप्ट कितनी चार्ज किया होगा? 40,000 की बैड डेप्ट है, लेकिन उसमें से 20,000 की बैड डेप्ट हमने बोला अभी नहीं चार्ज करते, अगले क्वार्टर में करेंगे. यहाँ पे 20,000 ही माइनस करे हुए. कब? 7,20,000 निकालते समय. ये 7,20,000 कब आया? जब हमने बैड डेप्ट कितनी माइनस करी हुई है? 20. जबकि कितनी करनी चाहिए थी? सर उनका बराबर है ना, उनको लगाऊंगा कि 40,000 में से 20,000 आगे डिफर कर देंगे. ऐसा चलता क्या? नहीं चलता. जिस ईयर का उसी ईयर में चाहिए था. यानी ये 7,20,000 में से मेरे ख्याल से 20,000 की बैड डेप्ट और माइनस करनी चाहिए. ये 7,20 कब आया? जब हमने क्या किया था? आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द फॉलोइंग, यानी हमने बैड डेप्ट ऑफ 40,000 ड्यूरिंग द क्वार्टर 50% हमने डिफर कर दिया. वो करना नहीं चाहिए था. Extraordinary loss of 35,000 incurred during the quarter has been fully recognized in this quarter. इस क्वार्टर में हमको 35,000 का एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस हुआ था और हमने क्या किया? पूरा के पूरा लॉस इसी पीरियड में चार्ज कर दिया. जबकि क्या करना चाहिए था?
यही करना चाहिए था सर। अरे आपने को क्या बोला है कि सीजनल लॉसेस वगैरह रहे तो जिस पीरियड में उसी पीरियड में करना चाहिए, और उन्होंने क्या किया, वही किया, सही किया सर इन्होंने, इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं आएगा, नो एडजस्टमेंट फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉसेस। Additional depreciation of 45,000 resulting from the change in the method of charge of depreciation, assuming that 45,000 is the charge for the third quarter only। अब इस साल हमने क्या किया, चेंज इन मेथड ऑफ चार्जिंग डिप्रिसिएशन किया, और 45,000 का हमारे को इस क्वार्टर का खर्चा डिप्रिसिएशन बढ़ गया, तो हमने ये 45,000 का जो इस क्वार्टर का डिप्रिसिएशन का खर्चा एडिशनल डिप्रिसिएशन है उसका क्या करना चाहिए था, इसी क्वार्टर में। अरे नया क्या था, एडिशनल डिप्रिसिएशन ऑफ 45,000 ये हमने इनकॉर्पोरेट कर लिया, रिजल्टिंग फ्रॉम द चेंज इन द मेथड ऑफ चार्ज ऑफ डिप्रिसिएशन, अज्यूमिंग दैट 45,000 इज द चार्ज फॉर थर्ड क्वार्टर ओनली। तो हमने थर्ड क्वार्टर का समझ के उसमें चार्ज कर लिया। अब इसके अंदर में चेंजेस करना चाहिए क्या सर, अगर ये पूरे क्वार्टर्स का होगा तो चेंज करना चाहिए, और अगर इसी क्वार्टर का होगा तो बात अलग है। इसमें क्या लिखा, एज्यूमिंग दैट 45,000 इज द चार्ज फॉर थर्ड क्वार्टर ओनली। अगर ये एडिशनल डिप्रिसिएशन तीसरा क्वार्टर चल रहा ना अपना, तो अगर ये तीनों क्वार्टर का मिला के होगा तो ये 15 रिवाइज, ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। क्या लिखा इन्होंने, फॉर द चेंज इन द मेथड है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट नहीं है। अगर चेंज इन मेथड के हिसाब से होगा तो तीनों इसमें 15-15 जाना चाहिए, तो अपन ने कितना चार्ज कर दिया, पूरा के पूरा 45, जबकि ये क्वार्टर में 15 जाना चाहिए और ये दोनों क्वार्टर के अंदर में 15-15 जाना चाहिए। अगर ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है तो रेट्रोस्पेक्टिवली होना चाहिए, और चेंज इन अकाउंटिंग मेथड होगा, सॉरी चेंज इन एस्टिमेट होगा तो पूरा के पूरा 45 यहां जाना चाहिए। मेरे को मोटा मोटा ऐसा लग रहा अभी कि अपन ने 15 ही इधर चार्ज करना चाहिए था, हमने कितना चार्ज कर दिया, 45 माइनस कर दिया, जबकि चार्ज कितना करना चाहिए था, 15। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने 30,000 से प्रॉफिट बढ़ा देना चाहिए। अब इन्होंने क्या किया, वही सही है, अपने को क्या जा रहा, देखो मम्मी गलत कर दिया अपन ने। इन द अबव केस द क्वार्टरली इनकम हैज बीन करेक्टली स्टेटेड एज पर AS 25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, द क्वार्टरली इनकम शुड बी एडजस्टेड एंड रिस्टेटेड एज फॉलोज। बैड डेब्ट ऑफ 40,000 हैव बीन इनकर्ड ड्यूरिंग द, देयरफॉर 20,000 should be deducted from the 7,20,000। the treatment of extraordinary loss of 35,000 being recognized in the same quarter is correct। ये वाला तो पार्ट अपना करेक्ट था, ये हमारा भी था। recognizing additional depreciation of 45,000 in the same quarter is in tune with AS 25, hence no adjustment are required for these two आइटम्स। अब देखो कहीं तो भी अगर आपको याद आ रहा होगा ना, तो हमने AS 5 के अंदर में और AS 10 में ये बोला था कि चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, चेंज इन द वैल्यू ऑफ स्क्रैप वैल्यू ऑफ द एसेट, ये सब चीजें जो है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट कंसीडर किया जाता रादर देन चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अगर हम कोई भी ईयर में डेप्रिसिएशन की मेथड चेंज करते, या उसकी सैलवेज वैल्यू चेंज करते, या एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ईयर्स चेंज करते, उससे अगर डेप्रिसिएशन में फर्क पड़ता होगा, तो ये जो डेप्रिसिएशन में चेंजेस है इट इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, और जिस पीरियड में आप चेंज करते वहां से उसका प्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट दिया जाता। इसलिए 45,000 आपने कब चार्ज करना चाहिए था, थर्ड क्वार्टर में ही चार्ज करना चाहिए था। आई रिपीट, आपका AS 5 का रिवीजन करा रहा मैं। चेंज इन द मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन इज नॉट कंसिडर्ड एज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, इट इज कंसिडर्ड एज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। अगर ये पहले क्लिक हो जाता तो अपन ये 15-15 वाला नाटक ही नहीं करते थे, और अपन डायरेक्ट बोलते थे यस इट इज करेक्ट, और देयरफॉर इट इज 45,000 इज करेक्ट ट्रीटमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे। अब ऐसे ही और एक क्वेश्चन है इसके अंदर में आगे, वो मैं आपको होमवर्क देके इसको खत्म करता। देखो ये सब हुआ है, अगले लेक्चर में अपन रिवाइज कर देंगे ये सब चीजें। यहाँ पे इनकम टैक्स का एक एडिशनल पॉइंट अपन डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद में ये होमवर्क नहीं है आपको, ये टैक्स से रिलेटेड है। हाँ, ये एक होमवर्क है जो भी अपन ऐसा देखा था अंतर भारती वाला, तो ये IFS 6 आपको होमवर्क है, इतना आपको करके आने का है। और इसके बाद में और कोई होमवर्क आप कर सकते हैं क्या, नहीं, ये भी टैक्स से रिलेटेड मैटर है। वेदर स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड, ये कोई काम का नहीं है आपके क्वेश्चन। वेदर द इम्प्रूवमेंट लॉस रिकग्नाइजेशन प्रॉपर्टी इन फर्स्ट क्वार्टर कैन बी रिकग्नाइजेशन, जान दो, ये सब अपन बाद में देखेंगे और ये सब बाद में देखेंगे। चलो ठीक है, बस एक ही होमवर्क है आपको, और बचे हुआ अगले लेक्चर में ताकत से तोड़ देंगे। अब कुछ भी नहीं है, जो अपना करे हुआ है उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, 2 पॉइंट नए हैं बस, एवरीथिंग इज ओके। और थोड़े बहुत वो भी देखने अपने क्या MCQs जो है वो अच्छे क्वेश्चन से हुआ। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।